हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र दुबे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 12th के लिए है ना, कक्षा 12 वालों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सेल क्या होते हैं है ना, तो हमने आपको पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आपने सेल जनरली देखे होंगे सब लोगों ने। जो सेल होते हैं उन सेल के अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप करंट जनरेट होता है। जैसे आपने देखा होगा रेडियो में सेल डले होते हैं, घड़ी में डले होते हैं है ना, रिस्ट वॉच में, कलाई वाली घड़ी में डले होते हैं, कैमरा में डले होते हैं है ना, कई ईयरफोन में भी सेल डले जाते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो सबसे पहला सेल किसने बनाया, तो इसमें आता है नाम वोल्टा का। ये वोल्टा वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले सेल बनाया था, इसलिए उस सेल को वोल्टेक सेल या वोल्टा सेल भी बोलते हैं। वो हम आपको आगे डिस्कस करके बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको समझने के लिए चाहिए केवल है ना। तो पहला प्रकार है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल, और दूसरे होते हम कौन से सेल पढ़ेंगे, तो दूसरे द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है। प्राथमिक सेल बेटा ऐसे सेल होते हैं जिन सेल का हम एक बार उपयोग करते हैं, वो एक ही बार उपयोग करने के बाद फिर उनको आप चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा घड़ी के सेल आते हैं, रिमोट के सेल आते हैं, जिनको हम बोलते हैं शुष्क सेल। माने ये पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते, पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते, पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते। ऐसे सेल जिनको हम जो रिचार्जेबल नहीं होते, क्या लग सकते आप, जो रिचार्जेबल नहीं होते, जो रिचार्जेबल नहीं होते, माना उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें हम प्राथमिक सेल बोलते हैं। टॉर्च में जो सेल डली होती है उसको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा शुष्क सेल, जो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे है ना। एक और सेल है आपका क्या नाम, कैडमियम मरकरी सेल। कैडमियम मरकरी सेल शुष्क सेल का उपयोग होता है बड़ी घड़ियों में है ना, रेडियो में, बच्चों की खिलौने में। और कैडमियम मरकरी सेल बहुत आकार में छोटी होती है, आपने देखे होंगे। इन सेल का उपयोग भी बच्चों के छोटे छोटे खिलौने में किया जाता है। और रिस्ट वॉच जो हाथ की घड़ी होती है ना, हाथ की घड़ियों में गोल गोल आकार के आते हैं, उन सेल को बोलते हैं कैडमियम मरकरी सेल। इन सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते। दूसरे सेल हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल में कई सेल के इसके एग्जाम्पल हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, इनको आप पुनः आवेशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको आप पुनः आवेशित कर सकते हैं। माने ये सेल कैसे होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल इस प्रकार की सेल है जिसका अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार पूछी जाती है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम आती है सबसे पहली कि जो गैल्वेनिक सेल है या डेनियल सेल है, ये क्या है, दो नाम इसके क्यों है ना। तो आपको ये देखना है जो गैल्वेनिक सेल है तो डेनियल सेल, सबसे पहला सेल बना था गैल्वेनिक सेल ने, गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए सेल को हम क्या बोले लगे हैं, गैल्वेनिक सेल बोले लगे हैं। डेनियल नामक वैज्ञानिक ने गैल्वेनिक सेल में थोड़ी बहुत सुधार किए, इसलिए उनका भी नाम साथ में जुड़ गया। अब हम डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर अगर आप डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल है ना, दोनों के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखना एक ही है ना। डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक और कॉपर के उपयोग किए जाते हैं, और गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक और कॉपर के अलावा उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो सिल्वर के हों है ना, चाहे मरकरी के हों। तो डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम आपको डेनियल सेल को बता रहे हैं। डेनियल सेल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जिंक की रॉड को, जैसे ये जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डिप किया जाता है, डुबाया जाता है। ठीक है, तथा कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। यही आपको भाषा के रूप में भी लिखना है कि डेनियल सेल बनाने के लिए
जिंक की छड़ को या जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। ये जिंक की छड़ है, जिंक रोड, ये कॉपर की छड़ है। सांद्रता देखें, जब आप जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो जिंक सल्फेट विलयन ऐसा दिया जाता है जिसकी मोलयता कितनी हो, 1 m, ठीक है। और कॉपर की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो कॉपर सल्फेट विलयन की भी सांद्रता 1 m होती है, जिसकी मोलयता कितनी होती है, 1। ये हो गया। तो इस प्रकार से जिस धातु की हम छड़ लेते हैं उसी के विलयन में डुबाया जाता है। माने यदि आपने जिंक की छड़ ली है तो जिंक सल्फेट के विलयन में, ठीक है। कॉपर की छड़ ली है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है। अब एक तार की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ बीच में हम कुंजी के यानी स्विच लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर G। इस प्रकार से हम दोनों को जोड़ देते हैं तार की सहायता से। यदि आप चाहें तो यहाँ पर वायर बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ देते हैं। दोनों विलयनों को जोड़ने पर होता क्या है, जिंक की छड़ पर जिंक का होता है ऑक्सीकरण तथा कॉपर की छड़ पर कॉपर का क्या होता है, अपचयन। दोनों विलयनों को एक यू आकार की कांच की नली, एक कांच की नली होती है जिसका आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का। एक यू आकार की कांच की नली के द्वारा दोनों विलयनों का संपर्क एक दूसरे से कर दिया जाता है। इस यू आकार की कांच की नली को हम बोलते हैं लवण सेतु। ये अगले वीडियो में हम आपको इसका उत्तर लेके आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम में कई बार आ रहा है। लवण सेतु क्या है, इसकी कारण प्रणाली लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया, जिंक की छड़ करती है काय का काम, एनोड का, और कॉपर की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जिंक की छड़ पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है। अब लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु यू आकार की कांच की नली होती है जिसके अंदर अगर 3% अगर तथा विद्युत अपघट्ट जैसे KCl का विलयन भरा होता है। अलग अलग विद्युत अपघट्ट उपयोग में लाए जाते हैं। डैनियल सेल के लिए मुख्यतः विद्युत अपघट्ट है KCl। अलग सेल के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग विद्युत अपघट्ट उपयोग में लाए जाते हैं। अब लवण सेतु है क्या, यहाँ पर लगा देते हैं हम क्या, कॉटन प्लग, माने कपास या रुई लगा देते हैं मुँह पे। अगर क्या होता है, अगर बेटा एक पाउडर का फॉर्म होता है, उसमें उसको पानी में डालकर, है ना, एक पेस्ट जैसा लुगदी जैसा बनाया जाता है और KCl मिला दिया जाता है। फिर इन दोनों विलयनों को कहते हैं गरम। तो गरम करने पर दोनों विलयन कैसे हो जाते हैं, पतले, जिससे यू आकार कांच की नली में ये भर जाती हैं। ठंडा करने पर कैसे हो जाते हैं, अर्ध ठोस। अर्ध ठोस माने जेली के समान हो जाते हैं, अर्ध ठोस, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान करना है। अब होता क्या है, अब क्रिया किस प्रकार लिखते हैं, आपको लिखना इतना ही है कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो अब आप सेल अपक्रिया कैसे लिखेंगे, देखो एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया, देखो ये है लेफ्ट, तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, लेफ्ट पे लिखा जाता है हमेशा एनोड, और ये हो गया राइट, तो राइट पे लिखा जाता है हमेशा कैथोड, ठीक है। जिंक की छड़ का किसका कार्य करती है, एनोड का। तो जिस पर आप एनोड लिखेंगे उस पर होती है कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और जिस पर होती है ये क्या है, कैथोड। तो कैथोड पे कौन सा होता है, अपचयन। ये आपको ध्यान देना है, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। एनोड ऋणात्मक होता है, हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, ए पे ए लगा है, एनोड ऋणात्मक। कैथोड पे टी लिखते हैं हम, टी को इस प्रकार लिखेंगे तो कैथोड क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब क्रिया क्या होती है, सबसे पहले रसायनिक अपक्रिया, भाषा तो आप इतनी लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप बना देंगे चित्र, ठीक है। भाषा में आप थोड़ा बहुत प्रयोग लवण सेतु के बारे में भी लिख देंगे कि लवण सेतु एक कांच की नली होती है जिसका आकार यू के आकार का होता है। इसमें 3% अगर तथा KCl का विलयन भर दिया जाता है। इस विलयन को गर्म किया जाता है जिससे यह कैसा हो जाता है ना, पेस्ट के लाइक हो जाता है, लुगदी जैसा हो, जैसे आटा होता है ना, आटे की तरह हो जाता है लुगदी का। और उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है जिससे कैसा हो जाता है, अर्ध ठोस हो जाता है।
बस इतना आपको लिखना है। अब आपको इसके बाद लिखना है, फिर चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद लिखना है सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो बच्चों को सेल अभिक्रिया बहुत प्रॉब्लम कहती। सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है। हमारे हिसाब से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सेल अभिक्रिया में कोई दिक्कत ही नहीं है। जिंक का होता है ऑक्सीकरण। तो देखो बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड में से घुलकर जिंक आयनों के रूप में आना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे एनोड घुलना शुरू हो जाता है, जिंक आयन अंदर आ जाते हैं। तो कैसे क्रिया होगी, देखो बेटा, Zn में से Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाते हैं और Zn2 पॉजिटिव में बदल जाती है। तो यहाँ पर जिंक किसी के साथ जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो इसकी आक्षेप अवस्था कितनी है, 0। यहाँ पर कितनी हो गई, +2। तो इस अवस्था को बोलते हैं ठोस अवस्था। जिंक कैसी है, ठोस। और जब ये आयनों के रूप में काय में घुल जाएगी, विलयन में घुल जाएगी। किस में घुल जाएगी, विलयन में। तब हम इसे लिखेंगे एक्वस। एक्वस शॉर्ट का मतलब है, एक्वस का मतलब है जलीय। ये आपको याद करना है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आयन लिखे हैं वहाँ पर आप एक्वस लिख देंगे, और जहाँ आयन नहीं लिखेंगे वहाँ पर सॉलिड होगा, या फिर जैसी फॉर्म में होता है, गैस होगा तो गैस लिख देंगे, है ना, द्रव होगा तो एल लिख देंगे। ये अब क्रिया किस पे होती है, एनोड पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एनोड पर, नीचे लिख देंगे क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यदि आप चाहें तो अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया है ऑक्सीजन अपचयन। फिर दूसरा लिखेंगे हम क्या, दूसरी अब क्या लिखेंगे हम, कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। तो आप एक बात समझ रहे हैं, जिंक का ऑक्सीकरण होगा तो जिंक आयन विलयन में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर निकले, तो ये बाहरी परपथ में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हुए कहां पहुंचे, कैथोड के पास पहुंचे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर हो जाएगा आयन काय के रूप में, Cu2 पॉजिटिव के रूप में, वो SO4 डाई नेगेटिव के रूप में, क्योंकि SO4 पर डाई नेगेटिव होता है, कॉपर पर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर ये 2 पॉजिटिव है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो विलयन में कॉपर आयन जो हैं Cu2 पॉजिटिव, ये अपने आप कैथोड पर चले जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज माने यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो क्या करेंगे, कैथोड पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव। हमने क्या कहा था, यहाँ लिख देंगे हम एक्वस। आयन कैसे होते हैं, जलीय विलयन की अवस्था में होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, घूमते हुए सर्किट में से कहाँ पे आ गए, कैथोड पे। और कैथोड क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को खींचकर ये क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ये पूरी आपकी कुलप क्रिया, ठीक है। अब इस कुलप क्रिया को आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट की तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, जिंक की +2 है, सल्फेट की 2 नेगेटिव है, तो टोटल ऑक्सीकरण अवस्था तो यहाँ पर 0 है। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट की भी 0 थी, लेकिन अब नहीं बची। कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पर जमा होना शुरू हो गए, जिससे विलयन में कौन सी आवेश बची, डाई नेगेटिव। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा समझने योग्य है, हम फिर सुन लें आप। जिंक आयन विलयन में आना शुरू हो जाते हैं, जिससे एनोड का वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब एनोड घुलना प्रारंभ कर देती है, जिससे विलयन में जिंक आयनों की मात्रा बढ़ जाती है और पूरे विलयन में धनावेश आ जाता है। इस धनावेश का मतलब है कि जिंक आयन बढ़ गए हैं। धनावेश को हम किससे लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि बार बार जिंक आयन लिखने में प्रॉब्लम होगी। और कॉपर आयन कैथोड पर जमा होंगे, जिससे कैथोड का आकार बढ़ता जाएगा, माने कैथोड का वजन बढ़ता जाएगा, जिससे विलयन में कौन से आयन बचेंगे, जिससे विलयन में सल्फेट आयन बचेंगे, SO4 नेगेटिव, जिससे पूरे विलयन में ऋणावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। तो ये सेल शुरुआत में तो अच्छी धारा देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा, ये ध्यान देना है। और कि धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, और अगर आप धारा की बात करें तो धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम होगी कि जैसे जैसे जिंक आयन घुलेगा तो पूरे विलयन में जिंक 2 धनायनों की मात्रा बढ़ेगी, जिससे विलयन में धनावेश की संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखो बेटा, गौर करना, पूरे विलयन में धन आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिंक आयन आते जाएंगे घुल घुल के, और यहाँ पर कॉपर आयन जमा होता जाएगा, तो पूरे विलयन में ऋण आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जिससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन
एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे तो ये धनावेशित आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश, और विलयन में कौन सा आवेश हो गया, धनावेश, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऊपर, लेकिन इनका प्रवाह कैसा हो जाएगा, धीमा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड से कैथोड की ओर यहाँ पर आएंगे तो विलयन में कौन सा आवेश बढ़ गया, ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश और विलयन का ऋणावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। कुल मिलाकर समय के साथ साथ शुरुआत में तो इलेक्ट्रॉन तेजी से बहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा विलयन में धनावेश आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाना कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्लो हो जाएगा। स्लो होने की वजह से धारा का प्रवाह भी स्लो हो जाएगा। सामान्य भाषा में यदि आप इसमें बल्ब लगा देंगे सेल में तो शुरुआत में सेल अच्छी धारा देगी, लेकिन जैसे जैसे समय होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीमा होता चला जाएगा, जिससे बल्ब कैसा होता जाएगा, डिम होता जाएगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या लगाया गया है, लवण सेतु लगाया गया है। सेतु माने जानते हैं आप, पुल बोलते हैं इसको, है ना। लवण सेतु को क्या बोलते हैं, सेतु माने पुल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का क्या कार्य है ये समझ लें आप, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। साल्ट ब्रिज में जो KCl विद्युत अपघट्ट भरा है, ये विद्युत अपघट्ट कैसा है, अक्रिय। अक्रिय का मतलब क्रिया नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस विलयन में कौन सा आवेश है, देखो अभी बताया था हमने, जिंक आयनों के कारण कौन सा आवेश है, ये ध्यान देना बेटा, धनावेश है। इस विलयन में कौन सा आवेश है, सल्फेट आयनों के कारण ऋणावेश। यहाँ पर सल्फेट आयन का मतलब है ऋणावेश, क्योंकि दो ऋणावेश लगे हैं। तो विद्युत अपघट्ट के विपरीत आवेशित आयन, जो विद्युत अपघट्ट की आयन है इस पर धनावेश रहेगा पॉजिटिव, और इस पर Cl पर निगेटिव। तो विद्युत अपघट्ट के जो आयन हैं वो विपरीत आवेशित विलयन की ओर गमन करना शुरू करेंगे। देखो ये धनावेशित विलयन है, तो इस ओर कौन सा आयन जाएगा, ऋणावेशित आयन गति करना शुरू करेगा। वो इस विलयन में कौन सा आवेश है, ऋणावेश, तो इस ओर के पॉजिटिव आयन गति करना शुरू करेगा। और जब ये विलयन में पहुंचेगा तो क्या करेगा, ये वो समझो आप, Cl पे दो नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव है, यहाँ पर कौन सी आयन है, जिंक आयन। तो ये Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ दो Cl जोड़ेंगे, एक Cl नेगेटिव एक Cl नेगेटिव, दोनों उदासीन हो जाएंगे, ZnCl2, ठीक है, जिससे पूरा आवेश शून्य हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, पूरा आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। और जैसे ही यहाँ पर K पॉजिटिव आयन जाएंगे, इस विलयन में कौन सी आवेश है, गौर करना आप, इस विलयन में है सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन क्या करेंगे, K पॉजिटिव प्लस सल्फेट डाई नेगेटिव, तो दो K मिल जाएंगे, दो पॉजिटिव होगा दो नेगेटिव, क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों विलयन क्या हो जाएंगे, विद्युत के उदासीन हो जाएंगे, इन पर आवेश समाप्त हो जाएगा। और जब आवेश समाप्त होगा, वो आयन क्यों गति कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने जो पेस्ट भरा है वो कैसा है, आयतोष, जिससे आयन निरंतर गति करते रहेंगे। जिस स्पीड से क्लोरीन आयन एनोड की ओर जाएगा, उसी स्पीड से पोटेशियम आयन कैथोड की ओर जाएगा। वो यह क्रम लगातार चलता रहेगा, जिससे दोनों विलयन कैसे हो जाएंगे, विद्युत के उदासीन। और जब विद्युत के उदासीन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा, माने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीमा नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धीमा नहीं होगा तो धारा का प्रवाह भी धीमा नहीं होगा। फलस्वरूप परिपथ में लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा और लगातार धारा का प्रवाह भी एक समान वेग से होता रहेगा। मतलब अगर आप बल्ब लगाएंगे तो बल्ब डिम नहीं होगा, जिस स्पीड से जल रहा है, जितना तेज जल रहा है उसी स्पीड से जलता रहेगा। तो इस प्रकार से लवण सेतु क्या कहता है, लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है, लवण सेतु दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। दोनों विलयन देखो आपस में नहीं रुक रहे, लेकिन दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। माने दोनों विलयनों को क्या कर देता है, विद्युत का उदासीन कर देता है। ये लवण सेतु का कार्य है। तो जब तक लवण सेतु का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक सेलें कैसी थी, तब तक सेलें ऐसी थी कि शुरुआत में बहुत अच्छा करंट देती थी, है ना। बाद में करंट कैसा हो जाता था, धीमा, क्योंकि विलयनों के ऊपर विपरीत आवेश आना शुरू हो जाते थे। डेनियल सेल की अधिकतम क्षमता है 1.1 वोल्ट, ये भी आप ध्यान देना। इस सेल के द्वारा अधिकतम 1.1 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। तो अब सेल अपक्रिया को हमें लिख दिया, एनोड पर ऑक्सीजन होता है। तो ये बेटा इतनी सी अपक्रिया है, इस अपक्रिया को हम अर्ध अपक्रिया बोलते हैं, अर्ध सेल अपक्रिया।
जो एनोड पे होती है इसको क्या बोलते हैं हम, आयत सेल अपक्रिया, क्योंकि ये एक सेल पूरी नहीं है, ये है पूरी एनोड, ठीक है। इसे भी बोलेंगे हम क्या, आयत सेल अपक्रिया। दोनों अपक्रिया मिलकर क्या बन जाती है, कुल अपक्रिया। तो ये आप नीचे लिखेंगे हम क्या, कुल अपक्रिया। कुल अपक्रिया में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का बायां पक्ष नीचे के दाएं पक्ष से देखा करें, सुनना सी तरह से, ऊपर का बायां पक्ष नीचे के दाएं पक्ष से सेम है क्या, नहीं है, तो कुछ दिक्कत नहीं। फिर देखो नीचे का बायां पक्ष ऊपर के दाएं पक्ष से सेम है, इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसमें जलन नहीं है सेम, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सेम है। आपको क्या करना है, फिर वही सुनो, ऊपर का बायां पक्ष नीचे के दायां पक्ष से समान हो, या फिर नीचे का बायां पक्ष ऊपर के दायां पक्ष से समान हो, तो जो जो समान हो वो कट जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा हम सीधा जोड़ देंगे कुल अपक्रिया में। सबसे पहले ऊपर का लिखेंगे जिंक, Zn, कौन सी अवस्था में है, ठोस। फिर नीचे क्या लिखेंगे, प्लस देखो कॉपर पे आयन आया, सो क्या लिख देंगे हम, एक्वस माना जलीय विलयन की अवस्था। तीन लगाएंगे, तीन लगा के लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव, कौन सी अवस्था, एक्वस अवस्था, प्लस कॉपर सॉलिड, तो कॉपर सॉलिड। ये हो गई कुल अपक्रिया। इस प्रकार से आप सेल का प्रदर्शन कहते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी आपको ऑक्सीकरण अपचयन में। तो हमने बताया कि पार्ट 2 या 3 में वीडियो है ऑक्सीकरण अपचयन का, तो वो आप देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लवण सेतु भी लेके आएंगे। लवण सेतु क्या है, इसकी कारण प्रणाली को समझाइए। तो लवण सेतु आप समझ चुके हैं लगभग, है ना। और अगले वीडियो में और अलग से समझा देंगे। यहाँ पर हमने केवल डेनियल सेल का प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो डेनियल सेल के लिए अपक्रिया आप ये लिखेंगे, भाषा क्या लिखेंगे कि डेनियल सेल की कार्य प्रणाली को हम निम्न प्रकार समझा सकते हैं। इसमें जिंक की छड़ एनोड का कार्य कहती है तथा कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य कहती है। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। इन विलयनों की मूलता 1 होती है, ठीक है, सांद्रता 1 होती है। दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु के बारे में थोड़ी जानकारी लिख देंगे। लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें 3% अगर व KCl का विलयन भरा होता है। गर्म करके विलयन भराया जाता है। गर्म करने पर विलयन कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। ठंडा करने पर यह विलयन कैसा हो जाता है, अर्ध ठोस हो जाता है, ठीक है। लवण सेतु दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है, लेकिन दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, जिससे सर्किट में या परिपथ में लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक समान वेग से होता रहता है। फलस्वरूप धारा का प्रवाह भी समान रूप से होता रहता है। अब आपको लिखना है, फिर इसके बाद लिखेंगे आप, सेल में होने वाली अपक्रिया निम्न प्रकार है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है, Zn0 से कितनी हो गई, Zn2 पॉजिटिव। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, सो कॉपर 2 आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कॉपर, और कुल अपक्रिया इस प्रकार लिख देंगे। समय के साथ साथ एनोड घुलती जाएगी, इसका वजन कम होता जाएगा। कैथोड पर कॉपर जमा होगा, हमने बताया था आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड पर जमा होगा, जिससे कैथोड का वजन बढ़ेगा और कैथोड फैलना शुरू होगा। आपने देखा होगा मोबाइल की पुरानी बैटरी देखी होंगी या टॉर्च की बैटरी देखी होंगी, आपने धीरे धीरे फूल जाती, और जब बहुत ज़्यादा वो फूल जाती तो कैसी हो जाती, डेड हो जाती है ना, क्योंकि उनका कैथोड मोटा होता है। सभी सेलों में ऐसा होता है। एनोड धीमे धीमे घुलना शुरू हो जाता, कैथोड धीमे धीमे फूलना या बढ़ना शुरू हो जाता। अब इसमें आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि IUPAC में इस सेल की अपक्रिया का प्रदर्शन कैसे करें। यदि आप लोगों ने इतना लिख लिया है तो हम आपको बताते हैं। अगर कई बच्चे सेल अपक्रिया का प्रदर्शन नहीं लिखते है ना, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती। बच्चे बोलते कि सर हमें समझ में नहीं आता सेल अपक्रिया का प्रदर्शन कैसे लिखें। तो जो ये नीचे अपक्रिया लिखी है उसी के आधार पर हम सेल अपक्रिया का प्रदर्शन लिख सकते हैं। देखो सेल का प्रदर्शन IUPAC सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। IUPAC ने अपना एक नियम बनाया जिसके हिसाब से हम सेल का प्रदर्शन कहते हैं। तो IUPAC में क्या होता है, एनोड को हमेशा दाएं ओर लिखा जाता है, एनोड को बाएं ओर और कैथोड को दाएं ओर लिखा जाता है। तो आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, गौर करना। ये लिखा आपने जिंक, कौन सा है, सॉलिड, यहां लिख दिया आपने जिंक सल्फेट। ये क्या हो गया, एक्वस, इसकी मूलता कितनी ली थी हमने, 1m, ठीक है। बीच में लगाते हैं हम लवण सेतु। तो IUPAC पद्धति में लवण सेतु को डबल लाइन द्वारा प्रदर्शन कहते हैं। ये 2 लाइन खींच देंगे, ये दोनों लाइनें क्या बता रही हैं, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। तो यहां पर देख लिया हमने, ये हो गया कौन सा पक्ष, बायां पक्ष, माने लेफ्ट। और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हमने, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, Zn0 है, जिंक सल्फेट
में जिंक की कितनी अक्षीय अवस्था है, +2, सल्फेट की कितनी है, -2। हमें ये नहीं देखना, तो हम तो ये देखा जिंक की 0 से +2 हो गई, क्या हो गया, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये आपने नीचे लिख दिया, बीच में लिख देंगे आप लवण C2। अब क्या होगा, अब होगा कॉपर का चेन। तो देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव को ना लिख के क्या लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट। भाई कॉपर सल्फेट में तो है कॉपर की अक्षीय अवस्था +2 और सल्फेट की कितनी है, -2। तो यहाँ पर CuSO4 आपको चार्ज लगाने की जरूरत है, तो बता रहे थे आपको। और फिर कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है, Cu से क्या बन रहा है, Cu ठोस। तो Cu ठोस, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैसा है, एक्वस। इसकी भी मूलता कितनी है, 1 m। इसको ही ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये बन गया, बंद हो गया, ठीक है। वो कॉपर हो गया सॉलिड है। अब ये लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, राइट। सो यहाँ लिख देंगे हम राइट साइड। राइट साइड में क्या लिखा जाता है, क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 अक्षीय अवस्था हो रही है, माने अक्षीय अवस्था में क्या आ रही है, कमी। तो कमी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये लिख दिया हमने, क्या, रिडक्शन माने अपचयन। और जिस पर रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैथोड। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस प्रकार से आप सेल अपक्रिया को प्रदर्शित कह सकते हैं, एनोड कैथोड। आप चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं। कुछ अगर आप चाहें कि हमें आयन के रूप में करना है तो आप उसको आयन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, जिंक से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव। सबसे पहले बाएं साइड में लिखा जाता है ऑक्सीकरण। तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, Zn सॉलिड से क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मीन्स एक्वस, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव। फिर बीच में क्या करेंगे, लवण C2 के दो लाइन लगा देंगे। लवण C2 को 2 लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। 0 से धन 2 हो गया, ठीक है, 0 नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड। तो यहां लिख देंगे हम कॉपर सॉलिड। ये कैसा है, आयन एक्वस। अब देखो बेटा, जिंक आयन की सांद्रता कितनी थी, 1 m। तो हम नीचे लिख देंगे 1 m। आप चाहे बगल में लिखना है, यहां लिख सकते 1 m, ठीक है। इस प्रकार से सेल अपक्रिया का प्रदर्शन हो गया। अब जैसा आपने यहाँ लिखा था ऐसे आप नीचे लिख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं सेल का प्रदर्शन जो है 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपको करना हो, या तो ऊपर के हिसाब से लिख दो, चाहे नीचे के हिसाब से। तो ये हो जाएगा नीचे क्या, यहाँ हो जाएगा एनोड, ठीक है। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इस पर चार्ज कौन सा होता है, यहाँ लगा दें नेगेटिव, चाहे कहीं भी लगा दो। ये कौन सा है, पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन माने रिडक्शन। हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं आप, अपचयन रिडक्शन। ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो सेल अपक्रिया में IUPAC सिस्टम में किसी सेल के प्रदर्शन, ये सेल अपक्रिया नहीं है, ये है सेल का प्रदर्शन। अगर आप लिख देंगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इस अध्याय में से एक पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप चाहे ऊपर वाला लिख दें इतना, तो ये भी सही है। अगर आप आयन के रूप में लिखना चाहें तो नीचे वाला लिख दें, ये भी सही है। अब बच्चे भूल जाते, तो IUPAC सिस्टम में आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन लिखना है। देखो Zn से Zn2 पॉजिटिव, 0 से अक्षीय अवस्था बढ़ गई, फिर बता रहे हैं आपको, तो ऑक्सीकरण। और 2 पॉजिटिव से कितनी हो गई, 0, तो क्या हो गया, अपचयन। यहाँ पर भी यही हो रहा है, Zn 0 से 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव से 0। हालांकि यहाँ लिखा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं हम, ये 0 2 पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। जिंक से जिंक सल्फेट, माने जिंक डूबा है जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट में डूबा है कॉपर, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। कई बच्चे बोलते हैं हम भूल जाते, तो आपको ध्यान देना है, लेफ्ट साइड में एनोड, वो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है नेगेटिव, और ये लिखा जाता है लेफ्ट पे। तो अगर आपको भूल जाए तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रैक है, गौर करना। कर्ज होता कर्ज, लोन, LOAN, ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान बनाया जाएगा, L माना लेफ्ट, L मीन्स है लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड, N मीन्स नेगेटिव। इससे आप सेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। माने लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन है ना, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड, उसे कहते हैं एनोड। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, N मीन्स नेगेटिव, सो नेगेटिव। देख लो आप, लेफ्ट LO,
ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। एक साइड का याद रखेंगे, इसका अपोजिट साइड कर लेंगे, माने एनोड का कैथोड कह देंगे, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन कर लेंगे, लेफ्ट का राइट कह देंगे, नेगेटिव का प्लस कह देंगे। सो आपको ध्यान बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप सेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, थोड़ी सी भाषा लिखनी है आपको, हमने भाषा बता दी है आपको, है ना। और भाषा लिखने के बाद आप सेल की अपक्रिया लिखनी है, कुल अपक्रिया लिखनी है, और फिर उसके बाद लिखना है कि डेनियल सेल का प्रदर्शन निम्न प्रकार किया जाता है। सो इस सेल का प्रदर्शन लिखना है, एक बात है। दूसरी बात ये ध्यान देना है आपको कि डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में कोई अंतर नहीं। फिर से बोल रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में जिंक का एनोड लिया जाता है और कॉपर का कैथोड लिया जाता है। और इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं, जैसे Fe है, सिल्वर है, Au है, गोल्ड है ना, इन सभी धातुओं की सेल बनाते हैं, तो उन सेलों को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। सेलें वैसे ही होती हैं, बस डेनियल सेल में हमेशा जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड लिया जाता है। गैल्वेनिक सेल में किसी भी धातु का एनोड, किसी भी धातु का कैथोड ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेनियल ने जिंक और कॉपर की बनाई थी, फिर बाद में गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने कई प्रकार की सेलों को बनाना शुरू किया। तो डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि एक सी ही है, चाहे गैल्वेनिक सेल आ जाए चाहे डेनियल सेल, आप यही लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, कुछ बच्चे बीच में बोलते सर वोल्टा सेल क्या है। तो वोल्टा सेल सबसे प्रिमिटिव सेल है, माने पुरानी सेल है जो वोल्टा ने बनाई थी, उनके सम्मान में से वोल्टा सेल बोलते हैं। ये सेल की इफिशियंसी अच्छी नहीं थी। इफिशियंसी माने क्षमता, कार्य क्षमता अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक ही विलयन में H2SO4 के विलयन में दोनों छड़ों को डुबाया गया था। इसी में जिंक की छड़ को, इसी में कॉपर की छड़ को, और फिर यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो शुरुआत में ये धारा तेज देती थी, लेकिन चूंकि एक ही बर्तन में जिंक है, उसी में कॉपर की छड़ है और H2SO4 भरा है, तो इसी में हमने बताया था अपोजिट आवेश आना शुरू हो जाते। इस पर धनावेश एक विलयन पे ऋणावेश आ जाते, जिससे विलयन में दो पायतें बन जाती हैं। गौर करना आप, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब जिंक देगा जिंक का धनायन, तो यहाँ पर काय की परत बन जाएगी, धनावेश की। और कॉपर सल्फेट बताया था, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, तो कॉपर यहाँ पर जमा हो जाएगा, बताया था हमने आपको। तो सल्फेट आयन यहाँ बचेगा, विलयन में कौन सा आयन, सल्फेट। सल्फेट में कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। अब दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में है, तो द्रव है जो विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट में दो पायतें बन जाएंगी, एक पायत में धनावेश आ जाएगा, एक पायत पर ऋणावेश आ जाएगा, जिससे एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। धनावेश का विभव ज्यादा होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, ऋणावेश का विभव कम होता है। तो आप देख रहे हैं बीच में क्या बन गया, एक संधि जोड़ बन गया। इस विभव को बोलते हैं हम क्या, द्रव संधि विभव। द्रव संधि विभव की वजह से ये सेल शुरुआत में तो अच्छी लाइट देगी, तेज करंट देगी, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा हो जाएगा, धीमा। इसमें लवण सेतु है नहीं, है ना, इसलिए इस सेल की इफिशियंसी अच्छी नहीं है। बाद में वोल्टा सेल के बाद डेनियल ने और गैल्वेनिक ने अपनी सेल बनाई जो वोल्टा सेल से ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, है ना, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते जाएं, आप लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाएंगे, हमारा मोरल बढ़ता जाएगा, तो लगातार हम आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे लॉकडाउन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।